हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। बढ़िया सब। आशा करता हूं आप सभी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और जबरदस्त तरीके से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया था बच्चों, केमिस्ट्री में ज्यादा टाइम नहीं बचा है। अब हमारे दिमाग में सिर्फ एक ही चीज चलती है, हम कौन से टॉपिक को देखें ताकि बोर्ड एग्जाम में हमारा काम हो जाए। तो बच्चों, आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम सेकंड केमिस्ट्री के जितने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सबको देखेंगे। और ये ऐसे क्वेश्चन हैं कि 100% पूछे जाने वाले टॉपिक हैं। तो चलिए देखते हैं बिना किसी देरी के। भाई, बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे कि सर इसमें सेकंड में बहुत प्रॉब्लम होती। देखिए बच्चों, अगर सेकंड केमिस्ट्री की बात कर लें तो आपको देखना क्या है, सब में भैया जितने हैं वन शॉट एक बार टाइम निकाल करके, भले जो टाइम बचा है वन शॉट जल्दी से सब में बनाने की विधि, ठीक, यानी बनाने की विधि, रासायनिक गुण, और उसके बाद नेमिंग रिएक्शन। ठीक है, टाइम अगर मिलेगा तो नेमिंग रिएक्शन फिर से एक लास्ट टाइम में हम बता देंगे। फिर उसके अलावा इसमें प्रयोगशाला विधियां बचती, यही तो है भैया सेकंड में, और कुछ भी नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं बच्चों। पहला क्वेश्चन है कि हैलो एल्केन में एक अणुक नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया, जिसको SN1 बोलते हैं, कि क्रिया विधि को समझाइए। बहुत सारे बच्चे इसके लिए बहुत ज्यादा कमेंट कर रहे थे कि सर SN1 SN2 एक बार अच्छे से समझा दीजिए, क्योंकि टॉपिक ही इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है भैया। अगर हम इस टॉपिक की बात करें, अगर आपको ना पता हो बच्चों, तो हम आपको बता देते हैं कि ये 100% पूछा जाने वाला टॉपिक है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है भैया। दो दो तीन तीन सेट में ये इकट्ठा पूछ लेता है। ठीक, SN1 अभिक्रिया, या फिर बोलेगा कि एक अणुक नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। चलिए समझते हैं कि SN1 अभिक्रिया होती क्या है। ध्यान से समझना भैया, यह अभिक्रिया दो पदों में संपन्न होती है। SN1 अभिक्रिया की बात कर ले बच्चों, तो यह अभिक्रिया कितने चरणों में, तो 2 स्टेप में कंप्लीट होती है। पहले पद में क्या होता है, एल्किल जो हाइलाइट होता है, जिसको हैलो एल्केन अपन बोलते हैं, वो धीरे धीरे विदलन के द्वारा विदलित होकर के कार्बोधनायन बनाता है। फिर उसके बाद जो कार्बोधनायन होगा भैया, प्राप्त कार्बोधनायन दूसरे स्टेप में क्या करता है, तेजी से नाभिक स्नेही एक अभिकर्मक से क्रिया करके क्या बनाएगा, एक कंपाउंड बना देता है। तो ये होता है नाभिक रागी, मतलब एक आणुक या एक आणविक नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ठीक है भैया, चलिए तो देखते हैं। बस इतना ही समझना है भैया, इतना ही लिखना है। अब यहां पे 2 स्टेप होते हैं, बिना मतलब के आप लोग बहुत ज्यादा उलझते हो उसमें। फर्स्ट स्टेप में होता क्या है, जैसा जैसा बोल रहा भैया उसी के अकॉर्डिंग अपन करेंगे। फर्स्ट स्टेप में बोल रहा है बच्चों कि पहले पद में एल्किल हाइलाइड धीरे धीरे विदलन होता है। एल्किल हाइलाइड बोले तो RX, R क्या हो, एल्किल ग्रुप। अब चाहे R के स्थान पे मेथिल, एथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल, पेंटिल, व्हाटएवर कुछ भी रख सकते हैं। तो एल्किल, X क्या है, हैलोजन, जैसे क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब हैलो मतलब हैलोजन तत्व होते हैं। तो पहले चरण में जो एल्किल हाइलाइड होता है भैया, वो विदलन के द्वारा, ठीक, विदलन प्रक्रिया में क्या करता है भैया, तो यहां पे ये मंद गति से विदलित होकर के कार्बोधनायन बना देता है। मतलब भैया ये R+ में टूट जाएगा बच्चों, और X जो है वो माइनस में, ठीक है, कार्बोधनायन बना देगा। अब यहां से अगर आप ध्यान दें तो दूसरे स्टेप में क्या होता है भाई, ये माइनस होता ही है X पे। अब दूसरे स्टेप में ध्यान दीजिएगा कि दूसरे स्टेप में कार्बो जो धनायन बनता है, वो तेजी से नाभिक स्नेही अभिकर्मक से क्रिया करके एक उत्पाद बना लेगा। मतलब अब यहां पर हम सेकेंड स्टेप देखेंगे। सेकेंड स्टेप में क्या होता है बच्चों, तो सेकेंड स्टेप में ये जो कार्बोधनायन है R+ है, ये एक नाभिक स्नेही अभिकर्मक से क्रिया करेगा। तो नाभिक स्नेही अभिकर्मक जैसे OH हम ले रहे हैं। अब इसके साथ भैया जो अभिक्रिया होगी वो तीव्र अभिक्रिया होगी। कैसी अभिक्रिया बच्चों, तो तीव्र अभिक्रिया हो जाएगी। अब जब तीव्र अभिक्रिया हो जाएगी भैया, तो इससे क्या होता है, एक कंपाउंड बन जाएगा, एक उत्पाद। तो यहां पे भैया R और ये OH मिलके एक उत्पाद बन गया। ठीक है ना, एक उत्पाद बन गया। तो यही आपका क्या होता है, समीकरण हो जाता है। मतलब ये पूरा स्टेप हो जाता है क्या, SN1 अभिक्रिया। ठीक है, अब यहां पर जैसे कोई एग्जाम्पल हम ले लेते हैं।
चलिए भैया एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं बच्चों। अगर हम बात करें इस पे एक एग्जाम्पल ले लें भैया, तो एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे कोई RX, जैसे C2H5 और उसके बाद भैया यहां पे Cl, हमने एक कंपाउंड ले लिया, एक एल्किल हाइलाइड। ये क्या है? तो स्टेप 1 है। एक स्टेप 1 में हमने एक एल्किल हाइलाइड ले लिया। ठीक, इतना समझ में आया भैया। अब ये क्या कर रहा है? मंद अभिक्रिया करके। कैसी अभिक्रिया? तो मंद अभिक्रिया करके ये भैया क्या है, कार्बोधनायन में टूट जाएगा। तो अपन इसको क्या कर देते हैं बच्चों? तोड़ देते हैं। ये आपका जैसे C2H5 ये प्लस में टूट जाएगा और ये Cl है तो ये माइनस रहेगा, इसे छोड़ देते हैं। ठीक है, तो ये चीज इतना समझ में आ गया। Cl माइनस यहां लिखिए या ना लिखिए कोई दिक्कत ना। अब दूसरे स्टेप में क्या होगा भैया? तो स्टेप 2 की बात कर लें बच्चों। स्टेप 2 में क्या होगा? तो स्टेप 2 में ये जो कार्बोधनायन है C2H5 है, तो भैया दूसरे स्टेप में C2H5 ये नाभिक एक स्नेही अभिकर्मक भैया OH से क्रिया कर ले रहा है। तो जब इसके साथ ये क्रिया कर लेगा बच्चों, तो ये अब तीव्र गति से अभिक्रिया होगी। ये अभिक्रिया कैसी होगी? अब तेजी से होगी। तो तीव्र अभिक्रिया करके ये क्या बना लेगा? तो एक कंपाउंड जैसे C2H5OH बन गया, एथिल अल्कोहल। तो ये हो जाता है SN1 अभिक्रिया की क्रियाविधि। समझ में आ गया? कुछ इसमें नहीं था। ये अभिक्रिया 2 पदों में होती है, इतना बताया गया। पहले में एल्किल हाइलाइड जो है वो विदलन के द्वारा भाई मंद अभिक्रिया से विदलित होकर के कार्बोधनायन बना लेगा। ठीक है भैया, सबका नाम लिख देते हैं। ये क्या है? तो ये एक कार्बोधनायन है, कार्बोधनायन है। ठीक है, और यहां पर ये एक उत्पाद है, तो सब कुछ दर्शाना भी जरूरी है। ये क्या है भैया? एल्किल हाइलाइड है, एल्किल हाइलाइड या हैलो एल्केन अपन कर लें। ठीक है, तो यहां पे जैसे ये उत्पाद बन रहा है, ये क्या है? एक कार्बोधनायन है, ठीक, समझ में आ गया? तो ये रहा SN1। चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए भैया। हो गया ना? चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट। अगला टॉपिक है आपका हैलो एल्केन में द्विअणुक अभिक्रिया, नाभिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया, जिसको SN2 बोलेंगे। अभिक्रिया की क्रिया विधि समझाइए। SN1 हमने देख लिया, अब देखेंगे SN2। देखिए SN1 है 2 पदों में होता है, बट SN2 की बात कर ले भैया, तो इसमें क्या होता है कि यह अभिक्रिया एक ही पद में कंप्लीट हो जाती, एक ही चरण में पूरी हो जाती है भैया। इसकी क्रियाविधि में 2 अणुओं का साथ साथ यानी एक साथ सांद्रण परिवर्तन होता है। इसमें पहले संक्रमण संकुल बनता है, फिर बाद में बच्चों क्या होता है? उसी से एक कंपाउंड यानी एक उत्पाद का निर्माण हो जाता है। ठीक है, चलिए इसको देखते हैं। इस टॉपिक की भी बात कर ले भैया, तो ये भी 100% पूछा जाने वाला टॉपिक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बोलेंगे बच्चों। ठीक, चलिए देखते हैं भैया। इसमें क्या होता है? ये स्टेप 1 में ही एक ही पद में पूर्ण हो जाती है। ठीक, इसमें भैया क्या होता है? ये स्टेप 1 यानी फर्स्ट स्टेप में ही ये क्या हो जाता है? कंप्लीट हो जाता है। जैसे अब समझिएगा यहां पर इसमें होता क्या है कि इसकी क्रियाविधि में बताया गया 2 अणुओं का साथ साथ सांद्रण होता है। जैसे यहां पर हम ले लेते हैं RX, एल्किल हाइलाइड ले लिया और इसके बाद इसकी क्रिया करा दिया भैया OH से, एक नाभिक स्नेही अभिकर्मक के साथ करा दिया। ठीक है, अब यहां पर ये जो रिएक्शन होगा भैया, ये मंद अभिक्रिया होगी। इसमें कैसी अभिक्रिया? तो भैया मंद अभिक्रिया। मंद अभिक्रिया जब होती है तो इससे बोल क्या रहा है? तो अगर गौर फरमाइए तो यहां बोल रहा है कि पहले संक्रमण संकुल बनता है। तो संक्रमण संकुल का मतलब भैया अगर हम इसको देखें
तो यहां पर ये H लिख लेते हैं और डैश डैश करके यहां ये O कर लेते हैं। फिर इसके बाद डैश डैश करके यहाँ पे R ले लेते हैं और ये डैश डैश करके X ले लेते हैं। तो अगर यहाँ पर देखा जाए भैया तो R पे L के लिए धन आवेश हो, मतलब धन चार्ज होता है, ये इस पर भी धन होता है, बट अब यहाँ पर आंशिक ऋणावेश होगा, ठीक है, और यहाँ पर भी क्या है, आंशिक ऋणावेश हो जाता है, ये आंशिक ऋणावेश इस पर रहेगा। अब इसी को बोला जाता है क्या चीज, तो ये संक्रमण संकुल है। क्या है, संक्रमण संकुल। अब संक्रमण संकुल बना है भैया, तो इसके बाद क्या होता है, फिर से ये अब क्रिया जब आगे होती है तो ये तीव्र गति से अब होगा भैया। तो यहां पर क्या हो जाएगा, अब क्या बनेगा, तो अब इससे ध्यान देना, इसके द्वारा जो R है OH के साथ जुड़ जाएगा। किसके साथ, जो R है वो OH के साथ जुड़ जाएगा और उसके बाद जो X है वो बाहर निकल जाएगा, इस तरह से, ठीक है, इस तरह से ये क्रिया हो जाएगी। जैसे अब यहां पर भाई कोई एग्जाम्पल हम लेना चाहें, ठीक, कोई अगर हम एग्जाम्पल इस पे लेना चाहें, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बस एक बार समझने की जरूरत है। कोई एग्जाम्पल लेना चाहें तो भैया जैसे हमने बताया ना, जैसे CH3 और यहां पे Cl ले लिए, CH3Cl, इसकी क्रिया एक नाभिक स्नेही अभिकर्मक से अपन करा देते हैं OH के साथ में, इसके साथ में OH के साथ में, ये मंद गति से अब क्रिया होगा, ठीक है, यही देख करके हमको चलना है, इसी पे भी हमको काम करना है। अब यहां से भैया जब होगा तो यहां पर भाई इसको इस तरह से तोड़कर लिखेंगे, तो ये वाला जो चीज है एल्किल, तो भैया हमने यहां लिखा, और यहां पे जो OH है तो यहां पर हमने ये H लिख लिया और यहां पे ये O हो गया, और उसके बाद R की जगह पर ये जो मेथिल ग्रुप है यहां लिख दिया, और इसके बाद X की जगह यहां पे ये Cl है, ठीक है। तो यहां पे इस पे क्या हो जाएगा, ये आंशिक ऋणावेश हो जाता है। फिर उसके बाद यही जब आगे अभिक्रिया होगी, तो जब यहां से अब ये तीव्र अभिक्रिया होती है तो अब क्या बन जाएगा बच्चों, अब यहां पर ध्यान देना, जो CH3 है OH के साथ, तो CH3OH, और यहां पर आपका एक निकल गया क्या चीज, Cl-4, ठीक है, और ये बन गया क्या चीज, एक उत्पाद बन गया भैया, एक उत्पाद बन गया, ठीक। तो ये अभिक्रिया हो जाती है SN2। बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है बच्चों, बस थोड़ा दिमाग लगाने की जरूरत है और कुछ भी नहीं है। चलिए भैया जल्दी से इसको भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया ना, चलिए आगे चलते हैं। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भैया। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फ्रेयान का उपयोग तथा पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभाव का उल्लेख कीजिए। यानी फ्रेयान क्या होता है, फ्रेयान किसे कहते हैं, ठीक, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें 2-3 टॉपिक है भैया, फ्रेयान हो गया, DDT हो गया, और साथ में जैसे क्या कहते हैं क्लोरोबेंजीन हो गया, ठीक है, क्लोरोफार्म, आइडोफार्म, ऐसे टॉपिक है जो एक तो भैया उपयोग और पर्यावरण पर प्रभाव जरूर पूछेगा, ठीक। तो फ्रेयान क्या होता है, अगर हम फ्रेयान की बात कर ले भैया तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी CFC, ठीक है, किसका भैया, तो ये CFC ग्रुप का एक क्या है, रंगहीन, गंधहीन, अज्वलनशील तथा एक गैर संक्षारक गैस या तरल पदार्थ होता है, और यह एक निरावेशी असंक्षारक तथा आसानी से द्रवित होने वाली गैस है, यानी आसानी से लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक। इसका उपयोग की बात कर ले भैया तो रेफ्रिजरेटर वातानुकूलक यानी AC में, किसमें प्रयोग होता है, AC में, जो शीतलक ठंडक प्रदान करने के लिए रेफ्रिजरेटर वातानुकूलक में एक प्रशीतक के रूप में किया जाता है, मतलब ठंडक प्रदान करने। अब इसका पर्यावरण पर प्रभाव क्या पड़ता है भैया, तो इसका वातावरण पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है, यह पर्यावरण के लिए विनाशकारी है, इसको ओजोन परत को नष्ट करने के लिए उत्तरदायी माना जा रहा है, मतलब ये ओजोन परत को भाई क्षय कर रहा है। बाकी अगर फ्रेयान की बात कर ले भैया तो फार्मूला CF2
Cl2, याद रखना। अगर जैसे पूछ लिया भैया तो CF2Cl2 होता है। ठीक है, चलिए जल्दी से बच्चों इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। वैसे अब क्या जरूरत है, स्क्रीनशॉट करने की नहीं जरूरत है, केवल देखने की जरूरत है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं भैया। हमारा अगला टॉपिक क्या है बच्चों? अगला टॉपिक है कि DDT क्या है। DDT क्या है? ये तो बहुत लाजवाब क्वेश्चन है भैया। DDT तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट अपन इसको बोलेंगे कि DDT है क्या, इसका पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है। देखिए अगर DDT की बात कर ले भैया तो DDT एक शक्तिशाली कीटनाशक होता है जिसका पूरा नाम क्या है भैया? डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरोएथेन होता है। फुल फॉर्म इसका डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरोएथेन है। यह जैव अपघट्य नहीं है, यानी पर्यावरण में जल्दी से यह अपघटित नहीं होता है। ठीक है, मतलब जैसे कोई चीज होता है बहुत जल्दी डिस्पोज हो जाता है, नेचर में मिल जाता है, बट इसका इफेक्ट जो है मतलब ऐसे कह लें कि लॉन्ग टाइम के लिए होता है। 3-3, 4-4 साल, 5 साल ऐसे इसका वातावरण में इसके अंश बचे रह जाते हैं, इसीलिए ये घातक है बहुत ज्यादा। ठीक, इसके अवशेष वातावरण में लंबे समय तक रहते हैं तथा इसका लंबा जो प्रभाव है अत्यंत घातक होता है। यह जीवित प्राणियों के लिए अत्यधिक विषैला होता है। इसी कारण से इसे कई देशों में भैया क्या है? बंद कर दिया गया है। कई देशों में DDT को बैन कर दिया गया है। इसके दुष्प्रभाव के बाद भी भारत में यह प्रचुरता में उपयोग होता है। ठीक है भाई, प्रयोग किया जाता है। वैसे भी भाई भारत की बात ही अलग है ना। इंडिया एक जुगाड़ू देश है, यहाँ जुगाड़ बहुत जल्दी कर लेते हैं और वैसे भी इंडिया वाले कलाकार होते हैं। या कीटनाशक के रूप में भैया क्या है? प्रयोग में लाया जाता है। इसका बच्चों फार्मूला पूछ लेता है भैया कभी कभार। DDT का बोलेगा संरचना सूत्र लिख दीजिए। ठीक है, तो DDT का जो संरचना सूत्र होता है वो है CCl3CH, और यहां पे भैया क्या है? फेनिल जुड़ा होता है। अब देखिए इसका नाम हमने क्या बताया। अब भाई इसका नाम क्या है? तो नाम में हमने बताया ना भैया क्या होता है? डाइक्लोरो, 2 बार है भैया इसलिए डाइक्लोरो हो गया, डाइक्लोरो। उसके बाद 2 बार फेनिल है इसलिए भैया डाइफेनिल, तो डाइक्लोरो डाइफेनिल। अब देखिए 3 बार क्लोरो है तो ट्राई हो गया, तो भैया यहां पर ट्राइक्लोरो। फिर उसके बाद भैया कार्बन कितने हैं? 1 और 2 कार्बन है, तो 2 पे एथ होता है, 1 पे मेथ होता है, तो ये हो गया एथेन। समझ में आ गया ना भैया? तो ये हो जाएगा डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरो एथेन। ठीक है, तो ये क्या है? ये है इसका क्या कहते हैं भैया? संरचना सूत्र, संरचना सूत्र है। ठीक है, चलिए जल्दी से इसको समझ लीजिएगा, देख लीजिएगा। आगे चलते हैं भैया नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। हमारा अगला टॉपिक, ये टॉपिक भी काफी ज्यादा पूछा जाता है कि क्लोरोबेंजीन के हैलोजनीकरण, नाइट्रीकरण, सल्फोनीकरण के अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखिए। चलिए एक एक करके जल्द से समझते हैं। सबसे पहले भैया हम क्या समझेंगे, किसको देखेंगे? हैलोजनीकरण को। हैलोजनीकरण, हैलोजनीकरण समझना है भैया। सबसे पहले हैलोजनीकरण में क्या होता है? नाम ही है हैलोजनीकरण। हैलोजनीकरण में क्या होता है? क्लोरोबेंजीन की भाई सबके साथ रिएक्शन करानी है तो क्लोरोबेंजीन तो रहेगा ही। ठीक है, चलिए ध्यान से समझना बच्चों एक एक पॉइंट। तो क्लोरोबेंजीन हमने ले लिया, इसकी क्रिया अपन करा देते हैं Cl2 से। क्लोरीन क्या है भैया? हैलोजन है, तो हैलोजन से क्रिया कराया जाता है इसलिए हैलोजनीकरण इसको अपन बोल देते हैं। तो भैया जब इसका हैलोजनीकरण कराया गया भैया तो ये क्या बन जाता है? तो इसमें 2 कंपाउंड बनते हैं। ठीक है, 2 कंपाउंड इसमें बन जाते हैं। समझिएगा, रटने की जरूरत नहीं है इसीलिए बोल रहे हैं भैया। केवल और केवल केमिस्ट्री में, वैसे भी रटोगे तो बस दिमाग में कुछ टाइम के रहेगा, बाकी खूब अंतर।
अब देखिए इसमें जो होता है एक, ये भाई जो होता है ये हैलोजन ये बोलता है कि मैं तो इसके पास में भाई बैठूंगा, ठीक है, और एक होता है मतलब ये बोलता है कि मैं तो इस पे आर्थो पोजीशन पे रहेगा, दूसरा होता है पैरा पोजीशन पे, ठीक है। तो यहां पर ये हो जाएगा, इसको अगर देखें इसका नाम क्या हो जाएगा भैया, तो इसका नाम अगर देखें तो ये आर्थो पोजीशन पर है। अब पोजीशन जान लीजिए पहले, अगर भैया यहां पर है तो आर्थो होता है, यहां पर है तो पैरा होता है, और यहां पे है तो मेटा होता है। आर्थो पैरा मेटा याद रखना। तो इसका नाम क्या हो, ये हो जाएगा आर्थो, ये आर्थो। उसके बाद दो बार है तो भैया यहां पे डाई क्लोरोबेंजीन लिख देते हैं इस तरह से, डाई क्लोरोबेंजीन, डाई क्लोरोबेंजीन। इसका नाम क्या हो जाएगा भैया, तो ये वाला हो जाएगा भाई पैरा पोजीशन पर है इसलिए पैरा डाई क्लोरोबेंजीन हो गया, ठीक है भैया। तो ये हो गया हैलोजनीकरण। अब देखिए हैलोजनीकरण के अलावा अब दूसरा क्या है भैया, दूसरा क्या है नाइट्रीकरण। तो दूसरा समझेंगे नाइट्रीकरण। अब देखिए नाइट्रीकरण की बात कर लेना, नाइट्रीकरण में भाई क्लोरोबेंजीन तो सब में रहेगा बच्चों, क्लोरोबेंजीन में सब ही रहेगा क्लोरोबेंजीन, और प्लस यहां पे नाइट्रीकरण मतलब या नाइट्रिक एसिड से क्रिया कराएंगे, यानी HNO3 से क्रिया कराएंगे। अब यहां से जब इसकी रिएक्शन होगी ना, क्या बन जाएगा, इसमें भी दो कंपाउंड आपके बनेंगे, क्लोरोबेंजीन पहले बना लेना है, ठीक है, और फिर से इस तरह से बना लीजिएगा, क्योंकि इसमें एक क्या है प्रमुख उत्पाद होता है और एक अल्प उत्पाद होता है। अब यहां पर अगर ध्यान दें, अब भाई किस पोजीशन पर, इसमें भी वही चीज आर्थो और पैरा पोजीशन पर, तो यहां NO2 जुड़ जाता है, ठीक है, क्योंकि यहां पे भाई जो H निकलता है यहां से निकलता है और ये जल बना देता है, ठीक है, तो उसको नहीं लिखते हैं, और यहां पे ये Cl रहेगा, और ये क्या है इसके पैरा पोजीशन पर NO2 जुड़ जाएगा। तो भैया इसका नाम क्या हो जाएगा, आर्थो क्या है नाइट्रोक्लोरोबेंजीन, ठीक है, क्या है आर्थो नाइट्रोक्लोरोबेंजीन, नाइट्रोक्लोरोबेंजीन। और उसके बाद ये क्या है भैया, तो पैरा ये नाइट्रो क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन हो गया, ठीक है। तो ये समझ लेना। अब इसके बाद एक और बचा है, चलिए इसको भी कहीं देख लेते हैं भैया, इधर चलिए जगह है थोड़ा एडजस्ट करते हैं यहां पर। देखिए अब देखते हैं भैया सल्फोनीकरण, सल्फोनीकरण, सल्फोनीकरण में क्या होगा, सल्फ्यूरिक एसिड से क्रिया कराएंगे। तो भैया ये क्या है, तो क्लोरोबेंजीन की अब क्रिया कराएंगे सल्फ्यूरिक एसिड से। जब अपन यहां पे क्या करेंगे Cl, और यहां पे H2SO4 है। अब भैया जब हम इसका सल्फ्यूरिक एसिड से क्रिया कराएंगे तो ये क्या बन जाएगा, तो इसमें भी पहले बताया ना कि आपको क्लोरोबेंजीन की स्ट्रक्चर बना लेना है, सब एक जैसे रिएक्शन है याद रखना, ठीक है, क्या है भैया सब के सब एक जैसे हैं। उसके बाद एक और आप बना लीजिए। अब यहां पे ये जुड़ जाएगा भैया, यहां से इससे क्रिया कराए रहे हैं तो भैया SO3H। अब यहां इसमें भी वही चीज है कि भैया SO3H निकला, तो यहां पर भाई H एक यहां है तो H2O यानी जल निकल जाएगा बाहर। अब उसके बाद भैया दूसरे पोजीशन पर यहां पर जुड़ जाएगा SO3H, ठीक। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आर्थो ये क्लोरोबेंजीन मतलब क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक एसिड, इसमें पैरा क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक एसिड, ठीक है। तो ये हो जाएगा नाइट्रोबेंजीन का हैलोजनीकरण, नाइट्रीकरण, सल्फोनीकरण, ठीक है। चलिए भैया समझ में आ गया ना, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है बच्चों, बस एक बार अच्छे से देखने की जरूरत है कि हूबहू सारा का सारा स्ट्रक्चर एक जैसे है,
भाई आर्थो और पैरा पोजीशन पर क्लोरीन जोड़ देना है। जब हमने नाइट्रिक एसिड से कहा तो यहां पर नाइट्रो है तो NO2 होता है, तो यहां पर आर्थो और पैरा पे इसको भी जोड़ देना है। फिर जब सल्फ्यूरिक एसिड से क्रिया कराया तो SO3H आर्थो और पैरा पोजीशन पर जोड़ दिया। सबके सब एक जैसे ही रिएक्शन है। चलिए भैया, हो गया ना बच्चों, आगे चलते हैं बबुआ। अगला है कि ल्यूकास परीक्षण क्या है। ये टॉपिक भी बड़ा ही लाजवाब है, इसको भी अपन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बोलेंगे। 5 स्टार भैया इसकी रेटिंग है, याद रखना बच्चों, बड़ा ही लाजवाब सा टॉपिक है कि ल्यूकास परीक्षण होता क्या है। तो भैया जिंक क्लोराइड और सांद्र हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी ZnCl2 और HCl, कभी कभार इसे ल्यूकास परीक्षण होता है, बहुविकल्पी में पूछ लेता है, दे देगा कि जिंक क्लोराइड सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल, जिंक क्लोराइड तनु सल्फ्यूरिक अम्ल, या सांद्र भी इसे दे देगा जिंक क्लोराइड, और यहां पर जैसे दे देगा कि सल्फ्यूरिक एसिड। तो याद रखना कि जिंक क्लोराइड और सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल का जो 1:1 के अनुपात में जो मिश्रण होता है उसी को ल्यूकास अभिकर्मक कहते हैं, और इसके द्वारा प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एल्कोहल का क्या है भैया, परीक्षण किया जाता है। ठीक है, और यह परीक्षण एल्कोहल की क्रियाशीलता पर ही निर्भर करता है। मतलब जब इसकी क्रिया एल्कोहल से कराते हैं तभी पता चलता है कि भाई कितना क्रियाशील है, और क्रियाशीलता के आधार पर ही मालूम पड़ जाता है कि वो प्राथमिक एल्कोहल है कि द्वितीयक एल्कोहल है या फिर तृतीयक एल्कोहल है। चलिए भैया, यहां पर जैसे हम ले लेते हैं, जैसे हमने बताया ना कि कोई एल्कोहल ले लेते हैं। अब एल्कोहल में यही चीज मिला देते हैं, क्या चीज भैया, HCl मिला दिया जाता है। और यहां पर बात कर ले भैया, उपस्थिति किसकी होती है, ZnCl2 की, क्योंकि दोनों का मिश्रण ही तो होता है। अब भैया R पे क्या होता है, प्लस आयन, OH पे क्या होता है, माइनस, H पे क्या होता है, प्लस, Cl पे क्या है, माइनस। तो भैया यहां पे प्लस वाला माइनस से जुड़ेगा, यहां का प्लस वाला माइनस से, तो ये क्या हो जाएगा भैया, R पे प्लस है तो R, और यहां पे Cl पे माइनस है तो Cl, यहां पे R Cl से क्रिया कर लेगा, और उसके बाद भैया बचेगा क्या, ध्यान देना, अब यहां H है और OH है, तो भैया H2O जल बन गया। इसी से भैया पता चल जाएगा क्रियाशीलता की। अब कैसे जानेंगे कि कौन सा एल्कोहल है, तो करते क्या हैं, सबसे पहले भैया यदि एल्कोहल के 3 से 4 ml में 2 से 3 ml ल्यूकास अभिकर्मक ले लें, 3 से 4 ml एल्कोहल ले लें और 2 से 3 ml ल्यूकास अभिकर्मक ले लें। अगर मिला देते हैं उसके बाद भैया कोई अभिक्रिया नहीं होती है, मिलाने पर कोई कुछ रिएक्ट नहीं करता है ये सॉल्यूशन, मतलब कोई अभिक्रिया ना हो, तब मान लिया जाता है कि भैया वो क्या है, प्राइमरी अल्कोहल है या 1 डिग्री अल्कोहल है, या इसी को प्राथमिक अल्कोहल बोलते हैं। अब दूसरा भैया इस क्या होता है कि यदि 5 से 10 मिनट में अभिक्रिया हो जाए तो बबुआ उसको कहते हैं द्वितीयक अल्कोहल, मतलब 5 से 10 मिनट के बाद जब अभिक्रिया होती है तो द्वितीयक अल्कोहल हो जाता है वो, ठीक, तब पहचानते हैं कि वो द्वितीयक अल्कोहल है। अब भैया यदि तुरंत ही अभिक्रिया हो जाए, यानी तुरंत रिएक्ट करने लगे सॉल्यूशन, देन मान लिया जाता है कि वो जो एल्कोहल है वो क्या है भैया, तृतीयक एल्कोहल या 3 डिग्री एल्कोहल होता है। तो इस तरह से भैया प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एल्कोहल के बारे में पता लगाते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं भैया। अब अगला टॉपिक क्या है, टालेन अभिकर्मक किसे कहते हैं। टालेन अभिकर्मक क्या है, इसकी ग्लूकोज के साथ अभिक्रिया का समीकरण लिखिए। ये भी वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, तो भैया वेरी वेरी इंपोर्टेंट बोलेंगे। अब बच्चों यहां पर टालेन अभिकर्मक आपका एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड वाले में भी पूछता है, और सबसे लास्ट वाले चैप्टर जैव अणु में भी पूछता है, याद रखना दोनों में पूछता है। भैया यहां पर अभी हम इसको बताएंगे कि दोनों में कैसे होता है, ठीक है, तो 2 बार हम बताने की जरूरत नहीं, एक बार में ही आपको समझा देंगे। सबसे पहले जानेंगे कि टालेन अभिकर्मक है क्या। तो सिल्वर नाइट्रेट के 10% जलीय विलयन में सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन मिलाने से एक भूरा अवक्षेप बनता है। इस अवक्षेप को अमोनियम हाइड्रोक्साइड की कम मात्रा में भैया घोलने पर एक स्वच्छ विलयन प्राप्त होता है, जिसे टालेन अभिकर्मक या Ag2O कहते हैं।
ठीक है, तो ये क्या होता है, Ag2O होता है। ग्लूकोज के साथ गर्म करने पर ये ग्लूकोनिक अम्ल देता है। ठीक, जैसे भैया हम ले लेते हैं ग्लूकोज। अब ग्लूकोज का फार्मूला होता है CHO, इसकी संरचना सूत्र लिखते हैं CHOH का ये 4 रहेगा, उसके बाद CH2OH। अब यहां पर देखें अगर, ठीक, तो भाई आपको ये देखना है कि यहां पर ये ग्लूकोज है कि नहीं, तो ग्लूकोज में C6 होता है, C6। अब देखते हैं भैया 4 यहां और 2 2 6, फिर उसके बाद H12, तो भैया ये 4 दूना 8, 8 2 10, 1 11 और 1 12, तो H12 हो गया। फिर उसके बाद भैया ऑक्सीजन देखते हैं, तो यहां 4 और 4 2 6, तो ये ग्लूकोज का एक संरचना सूत्र है। ठीक है, इसकी क्रिया कराएंगे किसके साथ, तो भैया इसकी क्रिया करा रहे हैं टालिन अभिकर्मक यानी Ag2O से। जब Ag2O से इसकी भैया क्रिया कराते हैं तो बनेगा क्या बच्चों, ध्यान देना, क्या बनता है, ग्लूकोनिक अम्ल बनता है और रजत दर्पण, मेन कंपाउंड रजत दर्पण ही है। तो यहां पर जब इसको क्रिया कराएंगे तो यहां का जो O है उठकर यहां प्लेस हो जाएगा, ये COOH हो जाएगा, फिर उसके बाद CHOH का ये होल 4 हो जाएगा और उसके बाद CH2OH। ठीक, ये हो गया, और साथ में भैया ये क्या बच जाएगा, तो यहां Ag2 है तो ये Ag बन गया। अब भैया 2 है तो 2 आगे लगा देंगे। अब इसको ध्यान देना, ये क्या है, तीर नीचे लगेगा, इसका मतलब ये अवक्षेप बन रहा है, जिसको बोलते हैं भैया क्या, रजत दर्पण। और ये तो क्या है भैया, ये तो रहा ग्लूकोनिक अम्ल, ऊपर लिख देते हैं, जगह है नहीं, ग्लूकोनिक अम्ल। अब देखिए जो हमने भी समझाया, अगर इसी का बोल देता कि एल्डिहाइड के साथ क्रिया, एल्डिहाइड के साथ अब क्रिया का समीकरण लिखिए, तो एल्डिहाइड भैया, क्योंकि अगर देखें तो CHO है तो ग्लूकोज में भी एल्डिहाइड और कीटोन इन्वॉल्व होता है, तो एल्डिहाइड से भी जब क्रिया कराओगे तो हो सकता है यहां HCOOH बन जाए या भैया CH3COOH बन जाए। तो आप जैसा वहां पे एल्डिहाइड लेंगे उसी के अकॉर्डिंग यहां बनेगा। तो ये होता है कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो यहां पर ग्लूकोनिक अम्ल तो अम्ल है ही भैया, इसमें भी जैसे COOH है, COOH है, तो यहां पर भी COOH है। मतलब अगर यही पूछ लेगा कि टालिन अभिकर्मक क्या है, पूरा परिभाषा सेम लिखना, बट पूछ लेगा कि इसकी एल्डिहाइड से क्रिया का समीकरण लिखिए, तो भैया जब यहां पर कोई CHO वाला ले लेंगे, एल्डिहाइड से क्रिया कराएंगे तो कार्बोक्सिलिक अम्ल बनेगा। बस अपने माइंड में इतना रख लेना है बस। मतलब यहां पर कोई जैसे HCHO ले लेते हैं तो यहां पर HCOOH हो सकता है, बन जाए, ठीक है, बनेगा। तो यहां पर क्या है, जब एल्डिहाइड से क्रिया कराएंगे कार्बोक्सिलिक अम्ल बनेगा, बट यही चीज जब हमने ग्लूकोज से क्रिया कराया भैया तो क्या बना, ग्लूकोनिक अम्ल। या ये क्या है, तो जगह है नहीं नीचे, तो ग्लूकोज ऊपर लिख दे रहे हैं। तो ग्लूकोज के साथ क्रिया कराने पर भैया ग्लूकोनिक एसिड बन रहा है। तो देख लीजिए भैया, चलिए आगे चलते हैं। अगला है कि फेहलिंग विलयन क्या है। अब देखिए टालिन अभिकर्मक और फेहलिंग विलयन साथ साथ चलते हैं। ये भी भैया एल्डिहाइड वाले में भी सेम ऐसे चलेगा और ग्लूकोज वाले भी, यानी जैव अणु चैप्टर में भी। अब फेहलिंग विलयन क्या है, तो फेहलिंग विलयन की बात कर लें भैया, और इसकी भी अभिक्रिया ग्लूकोज के साथ कराना है। तो फेहलिंग विलयन वास्तव में दो विलयनों का क्या एक मिश्रण होता है, ठीक है, इसमें ए और बी जैसे दो मतलब कंपाउंड्स हैं, उनका मिश्रण होता है, और ये एक रासायनिक अभिक्रिया के रूप में प्रयोग होता है, जिसका फार्मूला बात कर ले भैया तो CuO होता है, ठीक, क्यूप्रिक ऑक्साइड। और क्योंकि ज्यादा डिटेल्स में जाना नहीं, मेन चीज आपका रिएक्शन होता है। तो जब इसकी क्रिया ग्लूकोज के साथ कराते हैं तो क्यूप्रस ऑक्साइड का लाल अवक्षेप बन जाता है, ठीक है। तो चलिए समीकरण भैया मतलब इसका रासायनिक अभिक्रिया देखते हैं। तो यहां पर CHOH का होल ये 4 रहेगा भैया, और CH2OH हमने ले लिया एक ग्लूकोज। अब ग्लूकोज की क्रिया करा रहे हैं किसके साथ, CuO क्यूप्रिक ऑक्साइड के साथ। जब क्रिया कराएंगे भैया क्या बनेगा, इसमें भी वही बनेगा बच्चों। सबसे पहले तो
क्या बनेगा, क्यूप्रस सॉरी ग्लूकोनिक एसिड। तो भैया COOH है ना, ये यहां उठा के फेंक दीजिए और यहां पे CHOH बन जाएगा, ये मतलब रहेगा, और उसके बाद CH2OH, इसमें कोई बदलाव नहीं करना। अब उसके बाद भैया क्या बन जाएगा, तो कह रहा है क्यूप्रस ऑक्साइड यानी Cu2O। तो क्यूप्रस ऑक्साइड का ये लाल अवक्षेप बन जाता है, लाल अवक्षेप बन जाता है। बट भैया अगर एक चीज नोटिस करें तो ये समीकरण संतुलित है नहीं, क्योंकि Cu2 है, तो यहां पर केवल एक है। ठीक है, अब यहां पर एक ऑक्सीजन यहां एक हो जा रहा है, बट बच्चों इधर एक है, तो भैया दो लगा देते हैं, 2 Cu भी हो गया, 2 ऑक्सीजन भी हो गया। तो ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ग्लूकोनिक अम्ल, ग्लूकोनिक अम्ल हो गया। ठीक है, ग्लूकोनिक अम्ल। और ये क्या है भैया, ग्लूकोज है, और ये फेहलिंग विलेयन, फेहलिंग विलेयन। आई बात समझ में भैया? चलिए जल्दी से बच्चों इसको देख लीजिए एक बार। चलिए आगे देखते हैं। अब देखते हैं, अगला क्वेश्चन है कि भैया एल्डिहाइड तथा कीटोन में अंतर बताइए, या विभेद कहेगा कि कीजिए। 2024 में 2 से 3 सेट में आया था, 2024 की बात कर ले, 22 में भी पूछा था, 23 में भी पूछा था, बहुत ज्यादा पूछता है इसको। ठीक है, तो भैया मोस्ट इंपॉर्टेंट अपन इस क्वेश्चन को भी बोलेंगे। अब सेट वही बात है ना भैया कि सेट इतने ज्यादा बनते हैं, अब किस में आ जाए बच्चों कोई नहीं जानता, तो टॉपिक इंपॉर्टेंट है इसलिए छोड़ भी नहीं सकते हम। एल्डिहाइड और कीटोन में अपन अंतर देखेंगे कि एल्डिहाइड और कीटोन में क्या अंतर होता है। देखिए रटने की जरूरत नहीं है, यह समान कार्बन परमाणुओं वाले अम्ल को आसानी से ऑक्सीकृत कर देता है, बट यह कम कार्बन परमाणुओं वाले अम्ल को आसानी से ऑक्सीकृत कर देता है। अगर एल्डिहाइड की बात करें तो यह फेहलिंग विलेन से क्रिया करके क्यूप्रस ऑक्साइड का लाल अवक्षेप बनाता है, अभी आपने देखा। हालांकि वो हमने ग्लूकोज के साथ बताया, बट एल्डिहाइड के साथ भी क्रिया कराओगे तो वो लाल अवक्षेप ही बनेगा और कार्बोक्सिलिक अम्ल ही बनेगा। और आप इसी तरह से भैया ल्यूकास परीक्षण है या ल्यूकास अभिकर्मक का भी जब क्रिया आप कीटोन से कराओ, सॉरी एल्डिहाइड से कराओगे, तब भी जाकर के फिर से वही एल्डिहाइड क्या कहते हैं, मतलब बन जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड और रजत दर्पण। ठीक है, तो दोनों एक जैसा है। तो ये क्या करता है, फेलिंग विलेन से क्यूप्रस ऑक्साइड का लाल अवक्षेप बनाएगा, बट कीटोन में कोई परिवर्तन नहीं होता है, मतलब ये रिएक्शन नहीं करेगा। भैया टालेन अभिकर्मक, ठीक है, टालेन अभिकर्मक क्रिया करके रजत दर्पण बनाता है, अभी बताया ना। ठीक है, अच्छा सॉरी गलती से निकल गया कि ल्यूकोस तो एल्कोहल की परीक्षण है। टालेन अभिकर्मक जब क्रिया कराएगा, चाहे उसकी क्रिया आप ग्लूकोज से कराओ, चाहे उसकी क्रिया आप एल्डिहाइड से कराओ, बनेगा क्या, वो बनेगा भैया रजत दर्पण। बट अगर हम कीटोन की क्रिया करा देते हैं, ठीक है, टालेन अभिकर्मक से, तो कोई परिवर्तन नहीं होगा। एल्डिहाइड की बात कर लें, सिफ जो अभिकर्मक है, इसको ये आसानी से अपचेत कर देता है, मतलब सिफ अभिकर्मक के साथ क्रिया करेगा। बट कीटोन है, ये इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, मतलब ये क्रिया नहीं करेगा। अगला भैया एल्डिहाइड, ये शीघ्रता से बहुलीकृत हो जाता है, लेकिन कीटोन ये बहुलीकृत नहीं होता है। तो ये रहा एल्डिहाइड और कीटोन में बच्चों अंतर। ठीक है भैया, चलिए समझ में आ गया भैया, तो इसको अच्छे से एक बार देख लेना रसगुल्लो। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। हमारा अगला टॉपिक है कि मॉलिस परीक्षण क्या है, इस पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिएगा। मॉलिस परीक्षण किसे कहते हैं, बड़ा प्यारा सा टॉपिक है, रटने की जरूरत नहीं, चलिए फिगर के माध्यम से समझते हैं। और भैया इसको तो न जाने कितनी बार हम अपने प्यारे रसगुल्लों को बता चुके हैं, अब तो ये एकदम से आपके दिलो दिमाग में छप जाना चाहिए। ठीक है, अब तो कोई दिक्कत होनी ही नहीं चाहिए भैया। चलिए जैसे क्या है,
इसमें कोई पदार्थ है, पदार्थ का मतलब यहां समझिएगा, ये जो मॉलिस परीक्षण होता है, मॉलिस परीक्षण, इसको जिस भी पदार्थ में कार्बोहाइड्रेट की उपस्थिति का पता लगाना है तो उसके लिए ये प्रयोग होता है। सबसे पहले करते क्या है भैया, तो ये एक मान लेते हैं परख नली है, इसमें करते क्या है कि सर्वप्रथम किसी पदार्थ के जलीय विलयन में, ये कोई पदार्थ है जिसमें हमको मान लेते हैं कार्बोहाइड्रेट चेक करना है कि नहीं है, तो सबसे पहले पदार्थ के जलीय विलयन में क्या करते हैं, तो जलीय विलयन में भैया 2 ml मॉलिस अभिकर्मक ले लेते हैं। ठीक है, इसमें क्या करते हैं, 2 ml मॉलिस अभिकर्मक ले लेते हैं, मॉलिस अभिकर्मक। अब मॉलिस अभिकर्मक होता क्या है, तो मॉलिस अभिकर्मक में क्या मिला होता है भैया, तो सबसे पहले इसमें अल्फा नेफ्थाल होता है। ठीक है, अल्फा नेफ्थाल होता है, और यहां पर भाई बात कर लें 10% C2H5OH का सॉल्यूशन होता है। ठीक है, तो हमने क्या बताया कि सर्वप्रथम क्या करते हैं कि जो भी पदार्थ है जिसमें हमें कार्बोहाइड्रेट की उपस्थिति का पता लगाना है, उस पदार्थ के जलीय विलयन में भैया सर्वप्रथम 2 ml मॉलिस अभिकर्मक जो कि अल्फा नेफ्थॉल तथा 10% एथिल एल्कोहलिक विलयन होता है, इसको मिला देते हैं इसमें। अब डालने के बाद भैया परख नली को बिना हिलाए डुलाए इसकी दीवार के सहारे, इसके भैया क्या करते हैं, बिना हिलाए डुलाए इसके दीवार के सहारे बूंद बूंद करके भैया क्या चीज इसमें डाला जाता है, तो H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड की बूंद बूंद करके डालते हैं। क्या करते हैं भैया, सल्फ्यूरिक एसिड की बूंद बूंद करके डालते हैं। अब डालने के बाद भैया क्या होगा कि यदि 2 परतों के बीच में लाल या भूरे रंग का छल्ला बन जाए, ठीक है, लाल या भूरे रंग का छल्ला बन जाए दोनों परत के बीच में, यानी ऊपर से ये आप डाल रहे हो, नीचे ये सॉल्यूशन है, तो भूरे या लाल रंग का भैया एक छल्ला बन जाता है जो कुछ समय के बाद बैंगनी रंग का हो जाएगा। ठीक है, तो तब मान लेते हैं कि उस पदार्थ में कार्बोहाइड्रेट है। मतलब यहां पर एक क्या है भैया कि लाल या भूरे रंग का छल्ला बन जाता है, यहां लाल और भूरे रंग का छल्ला बन जाता है, जो बाद में भैया क्या है, एक बैंगनी रंग का हो जाएगा, ठीक, बैंगनी रंग का। तब पता चल जाता है कि क्या है भैया, इसमें कार्बोहाइड्रेट है। सिंपल सा लॉजिक है, समझ में आ गया ना। हमने क्या बताया, ये क्या बन रहा है भैया, छल्ला। ठीक है, ये एक छल्ला बन रहा है। तो हमने यही तो बताया कि सर्वप्रथम पदार्थ के जलीय विलयन में 2 ml मॉलिस अभिकर्मक जो कि अल्फा नेफ्थाल तथा एथिल एल्कोहलिक का 10% विलयन होता है, मिलाते हैं। फिर परख नली को बिना हिलाए डुलाए बड़ी ही सावधानी पूर्वक क्या करते हैं, इसकी दीवार के सहारे बूंद बूंद करके इसमें क्या करते हैं भैया, एथिल एल्कोहल मतलब सल्फ्यूरिक अम्ल क्या है, डालते हैं। अब डालने के बाद भैया क्या होता है कि 2 परतों के बीच में लाल या भूरे रंग का छल्ला बन जाएगा, जो कुछ समय के बाद क्या हो जाता है, ये छल्ला बैंगनी रंग का हो जाएगा। अगर बैंगनी रंग का हो जाता है तब पता चल जाता है भैया यहां पर क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है, तो समझ में आ गया। अब ये लिखने वाली चीज आसान हो गई होगी आपको। लिखेंगे इस परीक्षण के लिए किसी पदार्थ के जलीय विलयन में 2 ml मॉलिस अभिकर्मक जो कि अल्फा नेफ्थॉल का एथिल एल्कोहल में 10% विलयन होता है, डालकर परख नली को बिना हिलाए डुलाए बहुत ही सावधानी से परख नली की दीवार के सहारे बूंद बूंद करके सल्फ्यूरिक अम्ल को डालते हैं। ठीक, यदि 2 परतों के बीच में लाल या भूरे रंग का छल्ला बन जाता है जो कुछ समय के बाद बैंगनी रंग का हो जाता है, ठीक है, तो पदार्थ में कार्बोहाइड्रेट की उपस्थिति का पता चल जाता है। इस हिसाब से जान जाते हैं कि उसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा है। ठीक, ये होता है मॉलिस परीक्षण। चलिए भैया देख लीजिए, हो गया ना। आगे चलते हैं बबुआ। अगला टॉपिक क्या है अगला टॉपिक है प्रोटीन क्या है, और प्रोटीन के प्रमुख कार्य लिखिए। वैसे ये लॉन्ग में भी पूछता है, अब लॉन्ग के लिए तो उतना ज्यादा टाइम है नहीं, बाकी अगर आप देखना चाहो तो लास्ट वाला चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो आपका 10वां चैप्टर है भैया, 7 से 8 नंबर का क्वेश्चन बनेगा लास्ट वाले। इसका 1 शॉट आपको हम एक बार सजेस्ट कहेंगे भैया, प्ले लिस्ट में वीडियो है बच्चों, 1 शॉट जरूर देख लेना।
ठीक, क्योंकि वन शॉट में यहाँ पे जो ये सारे जो लॉन्ग वाले हैं आपके क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, बस 1 घंटे लगेगा। अब देखिए प्रोटीन है क्या, तो भैया प्रोटीन उच्च अणुभार वाले नाइट्रोजन युक्त जटिल कार्बनिक यौगिक होते हैं। यानी जितने कीड़े मकोड़े होते हैं ना भैया, वो प्रोटीन का भरपूर स्रोत होते हैं। ठीक है, उनमें ये बात सही है, क्योंकि नाइट्रोजन बहुत ज्यादा होता है और यही कारण है उसमें प्रोटीन होता है। ठीक है, जो कीड़े मकोड़े, अब कहेंगे कौन खाएगा, अरे काहे नहीं खाते हैं, बहुत लोग खाते हैं। अभी चले जाओ थाईलैंड, पता चल जाएगा। देखिए अब आगे बात करें भैया, एमिनो अम्ल प्रोटीन की क्या है, आधारभूत इकाई होती है। यह वनस्पतियों और जंतुओं में भी पाया, मतलब दोनों में पाया जाता है। क्या चीज, प्रोटीन। अगर हम बात कर लें तो जंतु प्रोटीन में दूध, दही, पनीर, मांस, अंडा, मछली, क्योंकि ये जंतुओं द्वारा मिलने वाला प्रोटीन है। अगर वनस्पति प्रोटीन की बात कर लें तो इसके अंतर्गत भैया क्या है, दाल है, अनाज है, मटर है, फली है, मूंगफली है और सोयाबीन। ठीक है, इन सबसे क्या है, वनस्पति प्रोटीन मिलता है, यानी इन वनस्पतियों से प्रोटीन मिलता है। अब भैया इसके कार्य की बात कर लें तो प्रोटीन का हमारे शरीर में क्या कार्य है। भैया प्रोटीन क्या करता है, पेशियों का निर्माण करता है। तो भैया ये जो ऐसे है ना, अभी कम है ना, कम हो गया है, बीमार पड़ गए थे इसलिए। तो भैया पेशियों का जो मसल्स वगैरह होता है इसको गेन करता है। ठीक है, पेशियों का, यही लिए जो बॉडी बिल्डर हैं, ठीक है, वो भैया क्या करते हैं, प्रोटीन वाली चीज, अंडा हो गया, ठीक, उसके अलावा जो क्या है, चने वगैरह हो गए, काजू बादाम हो गए, मतलब ऐसा पोषक तत्व लेते हैं जिसमें ज्यादा प्रोटीन हो। ठीक है, दूध वगैरह, केला वगैरह साथ में। ठीक, और दूसरा है शरीर की वृद्धि व विकास में भी सहायक, क्योंकि सबसे ज्यादा हमारे बॉडी को जिसकी नीड होती है वो प्रोटीन ही है। ठीक, प्रोटीन ही है। अगला भैया एंजाइम तथा हार्मोन्स का ये संश्लेषण भी करता है। नेक्स्ट है क्षतिग्रस्त कोशिकाओं में सुधार, यानी उसमें टूट फूट की मरम्मत करेगा। और अगला है भैया ये एंटीबॉडी के रूप में भी हमारे शरीर को भाई क्या करता है, सुरक्षा प्रदान करता है, मतलब एंटीबॉडी का भी काम करता है, प्रतिरक्षा तंत्र देता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है भैया, डीएनए की द्विकुंडलित संरचना का सचित्र वर्णन कीजिए। अब डीएनए देखिए, ये तो आप ऐसे कहेंगे कि बायोलॉजी का क्वेश्चन है, हाँ बिल्कुल बायोलॉजी का है, लेकिन बच्चों केमिस्ट्री में भी है। लास्ट वाला जो चैप्टर बायोमॉलिक्यूल है, यानी जैव अणु, तो वो पूरा का पूरा समझो आपका केमिस्ट्री, मतलब बायोलॉजी ही है। तो भैया डीएनए की द्विकुंडलित संरचना क्या होती है, बायोलॉजी वाले तो एकदम बढ़िया से इसको तैयार किए ही होंगे। अब डीएनए की द्विकुंडलित संरचना के बारे में बात कर लें तो यहां पर भाई वाटसन और क्रिक नामक वैज्ञानिक ने डीएनए की संरचना को समझाया था कि डीएनए में क्या कुछ होता है, कैसे होता है, और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक, 2024 में भी ये 2 से 3 सेट में पूछा गया था। तो देखिए डीएनए की बात कर ले। अब डीएनए जिनको नहीं पता है कि डीएनए एक प्रमुख, यानी अधिकांश जीवों में पाया जाने वाला एक प्रमुख आनुवांशिक पदार्थ होता है। ठीक, डीएनए डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड, इतना तो पता ही होगा। अब वाटसन और क्रिक नामक वैज्ञानिक ने भैया सन 1953 ईस्वी में डीएनए की द्विकुंडलित संरचना को प्रस्तुत किया था, और इसके लिए इनको नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। ठीक है, इनके लिए किया गया था, नोबेल पुरस्कार से सम्मानित इनको। प्रत्येक डीएनए अणु 3 प्रमुख घटक से मिलकर के बना होता है, मतलब प्रत्येक जो डीएनए अणु है उसमें 3 प्रमुख घटक होते हैं। सबसे पहला भैया डीऑक्सीराइबोज शर्करा, दूसरा फास्फेट समूह, तीसरा है भैया नाइट्रोजन क्षार। क्या चीज, नाइट्रोजन क्षार। और वाटसन और क्रिक नामक वैज्ञानिक ने भैया क्या बताया, डीएनए की संरचना निम्न प्रकार से होती है। अब एक एक समझिएगा, एक एक पॉइंट। पहला बताया कि डीएनए का प्रत्येक अणु 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड का बना होता है, जिसका व्यास लगभग कितना होता है, 20 एंगस्ट्रॉम। अब देखिए इसमें 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड है कि नहीं भैया, एक यूं ऐसे जो आ रहा है और दूसरा ये ऐसे टेढ़ा मेढ़ा। तो ये इन्होंने बताया इसका जो व्यास होता है वो 20 एंगस्ट्रॉम होता है। ठीक है, पहला पॉइंट। तो 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड से बना है। दूसरा पॉइंट कि प्रत्येक पॉलीन्यूक्लियोटाइड में फास्फेट और जो शर्करा ग्रुप होते हैं वो एकांतर क्रम में जुड़े होते हैं, और फास्फेट समूह की एक तरफ की शर्करा के 5 डैश कार्बन से और दूसरी तरफ के 3 डैश कार्बन से जुड़ा होता है। इन्होंने बताया कि इसमें फास्फेट और जो शर्करा, मतलब जो ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला है, इसमें फास्फेट प्लस शर्करा, ठीक है, इस तरह से फास्फेट प्लस शर्करा प्लस फास्फेट प्लस शर्करा, इस तरह से इन्होंने बताया
एकांतर क्रम में इसमें भैया जुड़े होते हैं। इस तरह से इन्होंने बताया कि फास्फेट और शर्करा ग्रुप होते हैं। फिर बताया कि एक तरफ की अगर ये 5 डैश कार्बन से जुड़ा है तो भैया ये दूसरा वाला आकर के 3 डैश से, अगर ये 3 डैश कार्बन से है तो ये आके के 5 डैश से जुड़ा होता है। ठीक है, ये दूसरा पॉइंट इन्होंने बताया। अब अगला चीज भैया इन्होंने क्या बताया, अगला पॉइंट इन्होंने बताया कि दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला नाइट्रोजन क्षार द्वारा जुड़े होते हैं। ये बच्चों रंग बिरंगा जो आपको ये लाइनिंग दिख रही है, ये क्या है, नाइट्रोजन क्षार है। अब डीएनए में 4 नाइट्रोजन क्षार होते हैं, बहुविकल्पी में भी पूछता है कौन है, तो भैया डीएनए में अगर 4 नाइट्रोजन क्षार होते हैं तो एक एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थायमिन। ठीक है, डीएनए में। तो आरएनए में होता है एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, यूरेसिल। तो इसमें नाइट्रोजन क्षार हाइड्रोजन बंध द्वारा जुड़े होते हैं, ये बताया। जिसमें इन्होंने बताया कि एडेनिन थायमिन के साथ हाइड्रोजन के द्विबंध से और साइटोसिन ग्वानिन के साथ त्रिबंध से जुड़ा होता है। तो इन्होंने बताया जैसे मान लेते हैं ये एडेनिन है तो थायमिन के साथ डबल बॉन्ड से, फिर बताया ग्वानिन है तो साइटोसिन के साथ ट्रिपल बॉन्ड से। ठीक है, इस तरह से ये सभी जुड़े होते हैं। ठीक है, और एक पॉइंट इन्होंने ये बताया कि डीएनए अणु में 10 नाइट्रोजन क्षार के बीच की दूरी 34 एंगस्ट्रॉम होती है। ये ढका है भी बता देते हैं। 10 नाइट्रोजन क्षार गिन लीजिए, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब जैसे यहां से कहां तक भैया, 3 4 3 7 3 10 यहां तक। ठीक, यहां तक जैसे मान लेते हैं, हो गया ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हाँ, तो इन्होंने बताया इसके बीच की दूरी 34 एंगस्ट्रॉम होती है 10 नाइट्रोजन क्षार के। या फिर यूं कह ले, एक नाइट्रोजन क्षार के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, तो 3.4 एंगस्ट्रॉम, है ना। तो ये स्ट्रक्चर पूरा इन्होंने समझाया। तो समझ में आ गया भैया इसमें क्या कुछ होता है, आपको बताने की दर्शाने की जरूरत नहीं है, बट ऐसे दर्शा देंगे तो और भी अच्छी बात है। चलिए एक बार हम इसको हम रफ कर दे रहे हैं। ठीक है, बाकी बस अब तो भाई टाइम है नहीं कि हम उतना चीज समझे अच्छे से, तो बस ये लास्ट टाइम अपने दिमाग में रख लीजिए। चलिए भैया पूरा का पूरा एक बार देख लीजिए, हो गया ना। चलिए आगे चलते हैं भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, 1 मिनट भाई पानी पी लें, गला सूखने लगा। चलिए भैया, अब देखिए विटामिन क्या है, विटामिन क्या है, ये किस प्रकार वर्गीकृत किए गए हैं, विटामिन के रासायनिक नाम व उनकी कमी से रोग का वर्णन कीजिए। बहुत अच्छे से समझाया है। ठीक है, फिर भी भाई अब पिछला हमने क्या देखा उससे नहीं मतलब, जो अभी है उसको समझना है। विटामिन बात कर लें क्या होते हैं, ये ऐसे कार्बनिक यौगिक हैं भैया जो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा से क्या होते हैं, अलग होते हैं, तथा स्वास्थ्य व शरीर वृद्धि एवं पाचन क्षमता को बनाए रखने में ये सहायता प्रदान करते हैं। उन्हें अपन क्या बोलते हैं, विटामिन कहते हैं। अब विटामिन एक मतलब ऐसे घटक हैं जिनको हमारे बॉडी की बहुत ज्यादा जरूरत है भाई, भले ही थोड़ी मात्रा में, लेकिन इनकी जरूरत होती है। अगर वही चीज कोई विटामिन कम होने लगता है तो इससे कोई ना कोई बीमारी फिर लेगी। ठीक, अब विटामिन की बात कर ले भैया, तो विटामिन कितने टाइप का होता है, तो विटामिन देख लिया। अब विटामिन के प्रकार, क्योंकि इसका वर्गीकरण, तो विटामिन कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का भैया, 2 प्रकार का विटामिन होता है। कौन कौन सा, पहला है जल में घुलनशील, जल में घुलनशील विटामिन, और दूसरा है भैया वसा में घुलनशील विटामिन, वसा में घुलनशील विटामिन, याद रखना। तो एक जल में घुलनशील और दूसरा वसा में घुलनशील। जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन सी है, तो भैया जल या पानी में BC, बी
और सी। विटामिन बी और सी याद रखना, गई भैंस पानी में तो बी सी, भैंस गई पानी में, तो पानी वाली घुलनशील विटामिन कौन से है भैया, तो बी सी है। अब बाकी बचा ए, डी, ई, के, ये सारी के सारी जो विटामिन है ना, ये क्या है भैया, तो ये वसा में घुलनशील विटामिन होती हैं। ठीक, वसा में घुलनशील विटामिन होती हैं। समझ में आ गया। चलिए अब हम देख लेते हैं कि भैया इनके रासायनिक नाम। तो रासायनिक नाम भैया सबके, अब रासायनिक नाम की बात कर लें तो भाई सबका एक एक करके देखते हैं। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, विटामिन बी का क्या है, विटामिन सी का क्या है, विटामिन डी का क्या है, और उसके अलावा एक इधर लिख लेते हैं विटामिन ई हो गया, और उसके अलावा थोड़ा और इधर लिखे नहीं तो विटामिन ई, और भैया एक है विटामिन के। तो सबके रासायनिक नाम याद रखना रसगुल्लों, क्योंकि एक बहुविकल्पी प्रश्न में भी पूछा जाता है। ठीक है, तो भैया इनका हम रासायनिक नाम देखेंगे, रासायनिक नाम। अब रासायनिक नाम क्या हो जाएगा, तो जो विटामिन ए होता है इसका रासायनिक नाम होता है रेटिनॉल। क्या चीज, रेटिनॉल। अभी एक ट्रिक बताएंगे और आप सबको अच्छी तरह से पता है भैया, हमने एक ट्रिक के माध्यम से समझाया था, भूल गए होंगे फिर से बता देंगे, याद आ जाएगा। ए रेटिनॉल होता है, ठीक है। बी क्या होता है भैया, बी का थायमीन होता है। सी एस्कार्बिक एसिड होता है, एस्कार्बिक अम्ल होता है, ठीक है। और डी होता है कैल्सीफेराल, कैल्सीफेराल। उसके बाद विटामिन ई क्या होता है, टोकोफेराल। और विटामिन के क्या है, तो ये फिक्विनोन, या कहीं लिखा होता है भैया फिक्विनोन या फिलिक्विनोन, फिक्विनोन कहीं कहीं फिलिक्विनोन लिखा होता है। ठीक, एक ट्रिक भी आपको समझाया था बच्चों, ट्रिक याद हो तो ट्रिक क्या बताया था, किसी को याद है, तो भैया बताया था कि रथ एक टॉफी, टॉफी या टॉफी, रथ एक टॉफी। अब भैया यहां से याद रखना, रा का मतलब बच्चों क्या होता है, तो यहां रेटिनॉल, विटामिन ए का रेटिनॉल, बी का भैया थायमीन, ठीक है। सी का बच्चों एस्कार्बिक, एस्कार्बिक अम्ल। फिर उसके बाद जो डी हो जाएगा ये कैल्सीफेराल, कैल्सीफेराल। फिर उसके बाद विटामिन ई क्या होता है, तो भैया इसका यहां लिख दे रहे हैं टोकोफेराल, फेराल। फिर उसके बाद विटामिन के का क्या होता है भैया, तो ये होता है फिक्विनोन। तो एक ट्रिक भी बताया था ना, याद रखना कि रथ एक टाफी। इस ट्रिक के मदद से भैया आप क्या है, यहाँ भी इनके रासायनिक नाम को याद कर सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो एक बार देख लीजिए भैया। चलिए अब उसके बाद ये हो गया ना, अब कमी से रोग चलिए देख लेते हैं। अब कमी से रोग क्या होता है, अब देखेंगे कि कमी से रोग, भाई कमी से रोग क्या है, तो यहां पर भाई लिख लेते हैं विटामिन ए, ठीक है। विटामिन बी सब यहीं पे लिख लेते हैं, विटामिन सी, विटामिन
डी, उसके बाद भैया विटामिन ई, और एक यहां लिख लेते हैं विटामिन के। तो याद है ना, इसमें भी बताए थे रवि सर वहां थक गए, एक ट्रिक बताया था, नहीं याद है? डोंट वरी। तो इधर रोग लिखेंगे भैया, रा से रतौंधी, रतौंधी हो जाता है ए की कमी से। ठीक, ए का प्रमुख स्रोत क्या होता है? गाजर होता है। विटामिन बी क्या होता है भैया? तो बेरी बेरी, ठीक, जो लकवा होता है। अब उसके बाद भैया सी क्या होता है? तो ये होता है स्कर्वी, जो मसूड़ों में खून आना, सूजन हो जाना, दुर्गंध आना, जैसे पायरिया वगैरह हो गया। जैसे इसका घटक बात करें, नींबू वगैरह होता है, मतलब आंवला सबसे प्रमुख घटक होता है, ठीक है, और इसमें मशरूम वगैरह आ जाता है। अब उसके बाद यहां विटामिन डी की बात कर लें तो भैया इसमें क्या होता है? तो इसकी कमी से रिकेट्स, जिसको सूखा रोग कहते हैं, क्या कहते हैं? सूखा रोग बोलते हैं। इसका प्रमुख स्रोत सूर्य होता है, ठीक, सूर्य का प्रकाश, और मांस, दूध, अंडा वगैरह भी होता है। विटामिन ए की बात कर लें भैया, क्या होता है? तो ये होता है बांझपन, ठीक, यानी ये क्या है? जनन शक्ति को कमजोर करता है। तो इसमें भी जैसे मशरूम हो गया, यानी दूध हो गया, पनीर हो गया, अंडा, ये सब आते हैं, ठीक है। और खास तौर पे सबसे ज्यादा इसमें जो बीज वाले होते हैं, जैसे काजू बादाम हो गया, दलहन वाली चीज, तो इसमें आ जाएगा। विटामिन के क्या होता है भैया? इसमें तो क्या कहते हैं? रक्त का थक्का ना बनना, थक्का ना बनना। तो ये होता है भैया कमी से रोग। याद रखना रसगुल्लो, ठीक, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों। ये आएगा पूरा लॉन्ग में, तो इतना पूरा लिखना पड़ेगा, स्रोत वगैरह भी लिखना पड़ सकता है, ठीक हो गया। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल टॉपिक रहा होगा। मिलते हैं किसी और शानदार टॉपिक के साथ। लव यू, बाय बाय, टेक केयर। एक प्यारा सा कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिएगा। आप सबका पेपर बढ़िया जाए, दिल से हमारी दुआ है, हमारा आशीर्वाद है कि हमारे प्यारे रसगुल्लों का पेपर एकदम बढ़िया जाए, फिजिक्स की तरह। चलिए।